जय हिंद साथियों। देखिए भाई, पीईटी के लिए हिस्ट्री का आज ही आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है। आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है उसमें आपका मॉडर्न इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो सेशन को बिल्कुल मत छोड़िएगा और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और हाँ, यदि आपने पहला मैराथन नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाके जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, ध्यान देना। वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष इतने में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। यानी कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो याद रखिएगा 20 मई 1498, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, 20 मई 1498 में पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा ने क्या किया, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया, ठीक है। और यह समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था और केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर जैमोरिन शासक ने इसका क्या किया, स्वागत किया। तो पहले का आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन आपका क्या, ध्यान देना, आपसे पूछा गया है दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच इंडिया कंपनी को पराजित किया था? तो याद रखिएगा दूसरा, देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है। कौन सा है? वीराम पांड्य, कट्टाबोनन, राजा राजचोल और मार्तंड वर्मा, और तीसरा क्या है, हैदर अली। तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर कहा जाए तो अनियमन तिरुनाल मार्तंड वर्मा, यहाँ पे जो सी दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। इन्होंने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। इन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी देशों की तर्ज पर प्रशिक्षित की और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित एवं शक्तिशाली किया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान देना। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो तीसरे की अगर बात करें तो देखना आपके सामने ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दे देखना, चार ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे तीसरे का देखना, पहला दिया 1812, दूसरा दिया 1800, 1806 और 1813। तो तीसरे का आपका हो जाएगा सी वाला 1806। वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 में मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह पहला उदाहरण था, ठीक है, याद रखिएगा। 4 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान देना। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया? तो चार का अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 1809। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अंग्रेजों द्वारा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने क्या किया, 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मिटकाफ से अमृतसर की संधि की। इस समय मिंटो, ठीक है, इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। चार के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 5 नंबर में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान देना। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान सहमति हुई थी? तो 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, पहला है 82 लाख, उसके बाद 26 लाख, या 44 लाख, या 68 लाख, कौन सा होगा? तो 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, कौन सा, बी आपका सही हो जाएगा, 26 लाख। बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में हुआ अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब सुजादुद्दौला की मत, ठीक है, याद रखना। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों तथा मीर कासिम अवध के नवाब सुजादुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ, ठीक है। यानी कि अंग्रेज एक तरफ और इधर देखा जाए तो मीर कासिम अवध के नवाब सुजादुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक साथ।
इस युद्ध में बात करें तो अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज विजयी हुए थे, ठीक है। और मुगल सम्राट की इस पराजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इलाहाबाद के प्रथम संधि के तहत प्रतिवर्ष 26 लाख मुगल सम्राट, ठीक है, देने को लिए सहमत हो गए, ठीक है। 26 लाख जो है मुगल सम्राट ये देने के लिए क्या हो गए थे, सहमत हो गए थे, 26 लाख रुपए, ठीक है। चलिए आगे देखना, 5 का बी हो गया। 6 में देखना, भारतीय, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। तो जो यहाँ पे दिया गया है मछलीपट्टम, ठीक है, क्या मछलीपट्टम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, जबकि यह डचों का उपनिवेश था। अन्य सभी पुर्तगाली उपनिवेश हैं, ठीक है, यानी कि बम्बई, हुगली और चौल ये पुर्तगाली उपनिवेश है, जबकि मछलीपट्टम ये नहीं था। 6 के बाद देखना प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछा गया है, भारत में काजू का सर्वप्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था। अगर बात करें काजू की तो काजू की और आलू की, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइपन एप्पल, ठीक है, पाइन एप्पल, शरीफा इत्यादि की बात करें तो ये पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा। तो भाई काजू के अलावा और अगर देखा जाए तो तंबाकू हो गया, मूंगफली, ठीक है, तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, ठीक है, पाइनएप्पल हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग तथा जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों की ही देन है। तो 7 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 की अगर बात किया जाए, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी। तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी थी ये 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर छोटे रेल मार्ग पर चलाई गई थी। याद रखिएगा 8 का आपका हो जाएगा सी। 1853 में बम्बई से थाणे के मध्य 34 किलोमीटर छोटे रेल मार्ग पर चलाई गई थी। इसके अलावा पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग मुंबई से कुली, ठीक है, मुंबई से कुली के मध्य बनाया गया। इसके बाद अगर बात करें भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है, ठीक है। रेलवे की लंबाई की दृष्टि से अगर बात करें तो चौथा स्थान, ठीक है, अमेरिका, रूस, चाइना के बाद रखता है भारत, ठीक है। 8 का आपका सी वाला याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो भाई इन्होंने क्या पूछा, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुआ था। सबसे पहली जो जनगणना हुई थी ये 1872 में हुआ था। ये किसके समय हुआ, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। इसके अलावा भारत में नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ, ठीक है। और 2011 की जो जनगणना थी ये भारत की 15वीं जनगणना एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। 9 का बी वाला याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछा गया है, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था। तो किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। एक बात और याद रखिएगा, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, यानी कि भारत का वयोवृद्धि व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी एक पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो 11 में आपसे पूछा गया है
निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसे सहायक संधि को स्वीकार किया था? जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था तो कौन सा था? मैसूर था। ठीक है। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। ठीक है। मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 में संधि पर हस्ताक्षर किया, जबकि 1801 में वेलेजली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। ठीक है। चलिए 11 का आपका हो जाएगा बी। 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? अगर बात करें तो इस समय जो प्रणाली नहीं थी वो कौन सा था? 12 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है। इसके अलावा जो ए है आपका अस्थाई बंदोबस्त। अगर अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो इसकी जो शुरुआत करते हैं उनका नाम है कॉर्नवालिस। ठीक है। कौन थे? कॉर्नवालिस। और अगर महालवाड़ी की बात करें, ठीक है, महालवाड़ी, तो इसकी जो शुरुआत किया हार्ट मैकेंजी ने। ठीक है। कौन? हार्ट मैकेंजी ने। रैयतवाड़ी की बात करें तो टॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा शुरुआत किया गया। ठीक है। तो ये जो अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ठीक है, ये तीनों का तीनों ब्रिटिश काल के दौरान भूमि राजस्व से रिलेटेड थे, जबकि दस्तक रिलेटेड नहीं था। 12 का आपका हो जाएगा सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 की बात करते हैं। बम्बई, जिसको वर्तमान में अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल थाने तक भारत में चलने वाली पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी? ठीक है। बम्बई से थाने तक, देखना, बम्बई से थाने तक भारत में चलने वाली पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो 13 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है। याद रखिएगा भारत में जो पहली ट्रेन चली 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी, जिसमें 400 यात्रियों ने सफ़र किया। ठीक है। चलिए, और यह जो ईंधन था भाप के द्वारा चलाया गया था। 13 का आपका हो जाएगा सी। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। तो आपसे पूछा गया है बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी बात करते हैं तो शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल तय की गई। इसके बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्न से बाल विवाह निषेध कानून प्रभाव में आया और इन्हीं के नाम पे इन्हें क्या कर दिया गया? शारदा अधिनियम कह दिया गया। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछा गया है कि भाई 1764 यानी कि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर, ठीक है, यह स्थान रहेगा, स्थान पर था? तो 15 का आंसर कौन सा होगा? चलिए बताइए। 15 का आपका हो जाएगा कौन सा? ए या बी या सी या डी, कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो आपका सही है डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। भारत में पहला डाकघर 1764 में यानी कि बक्सर का जब युद्ध हुआ था, ठीक है, 1764 ईस्वी में बॉम्बे, जिसको अब मुंबई कहा जाता है, इसमें स्थापित किया गया था। ठीक है। चलिए, और 1854 में पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। कब? 1854 में। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम XV 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया, यानी कि किसके द्वारा ये पारित किया गया था? तो 16 की बात करते हैं, आपका हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये पारित किया गया था। ठीक है।
और इस समय के राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1891 में बी.एम. मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डॉट डॉट वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। तो 17 का आपका हो जाएगा बी, 12 वर्ष। ठीक है, सन 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम के तहत बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। 17 का आपका हो जाएगा सी, आपका सॉरी बी आपका सही हो जाएगा। 18 की बात करते हैं तो 18 में इन्होंने क्या पूछा, 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने डॉट डॉट घोषित किया। तो यहाँ पे देखना क्या घोषित किया गया, कन्या हत्या को अवैध। ठीक है, कन्या हत्या को अवैध। तो 18 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे अगर बात करते हैं प्रश्न संख्या 19, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया, तो प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में ही लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया है, भारत में यातायात व्यवस्था यानी कि ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का जो श्रेय है ये किसको जाता है। ट्रैफिक सिस्टम की जो शुरुआत किया था वो ब्रिटिश शासन ने ही किया था। ठीक है, ब्रिटिश शासकों ने ही किया था। ठीक है, 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को की थी। 20 का आपका हो जाएगा बी। 21 में आपसे पूछा गया है महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी। तो अगर महाल का मतलब क्या होता है, किसान। ठीक है, तो महालवाड़ी प्रणाली कहाँ शुरू गई थी, 21 का याद रखिएगा बी, उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया गया था। भारत के कुल भूभाग पर 30%, ठीक है, भारत के जितने भी भूभाग हैं यानी कि भारत के कुल भूभाग के 30% पर ये लागू था। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे। 21 का याद रखिएगा बी आपका सही हो जाएगा। 22 आपसे पूछा गया 1928 के बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, बारडोली रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, बारडोली। चलिए बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो 22 का आपका हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो वल्लभ भाई पटेल हैं इनको सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था। तो भाई बारडोली सत्याग्रह आंदोलन में मिला था, महिलाओं के द्वारा दिया गया था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। तो 23 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। तो कौन थे, तो 23 का आपका हो जाएगा ए, बाबा रामचंद्र। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया गया था। चलिए अगला क्या है 24 का, देखिए भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है 24 का आपका हो जाएगा डी वाला, आचार्य विनोबा भावे। और भूदान जो आपका मिलता है 1951 में। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1951 में भूदान आंदोलन शुरुआत किया गया था। ठीक है, और कहाँ से, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से। ठीक है, चलिए
24 का हो जाएगा आपका डी। 25 की बात करते हैं तो 25 में आपका पूछा गया है मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। यानी कि 1857 क्रांति की जो मेरठ छावनी थी इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 25 का आपका हो जाएगा सी, 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857। याद रखिएगा 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना किया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके पश्चात 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 34वीं पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। तो 26 का आपका होगा बी, अवध की बेगम हजरत महल ने। ठीक है, अवध की बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी इस आंदोलन का, इन्होंने क्या किया, सपोर्ट नहीं किया था। तो 26 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। 27 में आपसे पूछा गया है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो 27 की बात करें, बेगम हजरत महल, इन्होंने क्या किया था, लखनऊ से क्या किया, सहयोग किया था, यानी कि नेतृत्व किया था 1857 की विद्रोह का। ठीक है, 27 का आपका हो जाएगा कौन सा, डी वाला। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 28। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। तो किस कंपनी द्वारा बनाए गए, तो 28 का याद रखिएगा बी, एनफील्ड राइफल। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, और इन कारतूसों में ध्यान देना गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, 28 का बी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 29 में आपसे पूछा गया है निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। तो 29 का आपका हो जाएगा बी, कार्ल मार्क ने। ठीक है, किसने, कार्ल मार्क ने, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात कर दें तो जॉन लॉरेंस सीले, आर.सी. मजूमदार और सैयद अहमद खान जैसे विद्वानों ने इसे सिपाही विद्रोह बताया था। 30 देखना आपसे पूछा गया है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, ठीक है, जिनको तांतिया टोपे भी कहते हैं, को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दी थी। तो 30 का आपका हो जाएगा बी, शिवपुरी में। ठीक है, याद रखिएगा इन्हें शिवपुरी में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दिया गया था। 31 की बात करते हैं, सिपाही विद्रोह, ठीक है, किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो भाई अगर इसकी बात करते हैं तो 31 का बी, 1857 में। याद रखिएगा सिपाही विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था। कैनिंग सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। चूंकि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, इसीलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिक भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई। याद रखिए। 32 की बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो किस समाज में किया था, तो बॉम्बे में। ठीक है, अब मुंबई है। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में किया था।
स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। चलिए प्रश्न संख्या 32 की बात करते हैं, ठीक है, 33 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया, ध्यान देना। 33 में आपसे पूछा गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो भाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था ये सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है। सैयद अहमद खान ने 1875 में किया था, ठीक है। और उस समय मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। 33 का आपका होगा ए। 34 में आपसे पूछा गया है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया। 34 का आपका हो जाएगा ए, राजा राममोहन राय। और सती प्रथा का जो अंत है ये भी किसके द्वारा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राममोहन की हेल्प से समाप्त किया गया था। 34 का आपका हो जाएगा ए। यहाँ पे देखना स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 35 आपसे पूछा गया ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया था ये किसने किया था। 35 का आपका हो जाएगा ए, राजा राममोहन राय ने किया। चलिए 36 में आपसे पूछा गया है डॉट डॉट भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। तो 36 का आपका हो जाएगा बी, राजा राममोहन राय, ठीक है। चलिए 37 में देखिए आर्य समाज की स्थापना। तो भाई आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, सी आपका सही हो जाएगा। 38 वाला देखिए आपसे क्या पूछा गया है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है। तो 38 का आपका हो जाएगा सी वाला, वेलूर मठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेलूर मठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपका 39 वाला है, क्या पूछा गया आपसे। 39 में आपसे पूछा गया है 1829 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, ठीक है। क्या किया, एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे डॉट डॉट सभा कहा जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया, ठीक है। ये भाई क्या था, इसका नाम क्या था इसमें। तो 4 ऑप्शन दिया गया है आत्मीय, दूसरा दिया गया है आर्य, और तीसरा दिया गया है सिद्धि, और चौथा दिया गया है जागृति। तो यहाँ पे आपका कौन सा होगा। 39 का बात करें अगर 39 का, तो यहाँ पे आपका कोई भी सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन में मिस्टेक है, देखना। अगर बात करें तो यहाँ पे 1815 में राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा नामक एक संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर, ठीक है, आत्मीय नहीं रहेगा। अगर देखना इसमें क्या होना चाहिए था, आत्मीय सभा रहेगा। क्या रहेगा, आत्मीय सभा। चलिए आत्मीय सभा नामक एक संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज कहलाया, ठीक है। चलिए तो 39 का याद रखिएगा, क्या रहेगा, आत्मीय सभा रहेगा। प्रश्न संख्या 40 आपसे पूछा गया है स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में डॉट डॉट क्या किया गया। तो 40 का याद रखिएगा सी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 41। तो 41 में देखना आपसे क्या पूछा गया है डॉट डॉट विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। कहाँ पे बताया, तो शिकागो में, ठीक है। 1893 में शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया।
12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक है, उनके जन्म दिवस के अवसर पर यानी कि 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 41 का याद रखिएगा, आपका बी वाला सही हो जाएगा। 42 में देखिए, 42 में क्या है आपका पूछा गया है, 1805 में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया था? तो किसने किया था? 42 का देखना, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। ठीक है, 42 में देखना तो राजा राममोहन राय ने, ठीक है, क्या रहना चाहिए, राजा राममोहन राय ने 1805 ईस्वी में किसी संगठन की स्थापना नहीं की थी, किसी भी संगठन की स्थापना नहीं की थी, बल्कि 1815 में आत्मीय सभा व 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में सरस्वती दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई भी सही नहीं है। चलिए 43 की बात करते हैं। तो भाई महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो याद रखिएगा 1924 का। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा 1924 का बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया था, अध्यक्षता की, एकमात्र 1924 का बेलगांव अधिवेशन। अगर 1923 की बात करते हैं तो विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आगे 1923 विशेष अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद। चलिए याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 44। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बिशन नारायण धर, ठीक है, अध्यक्षता कौन किए? बिशन नारायण धर। और 1896 में वंदे मातरम गाया गया कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया। तो 44 का हो जाएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा। 45 में देखिए, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? 45 का आपका हो जाएगा ए 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, जन गण मन ये क्या है? राष्ट्रीय गान है। ये कब गाया गया? कांग्रेस का जो हुआ था 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसको लिखा किसने था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। 1913 में इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था। 45 का ए आपका सही है। 46 की बात करते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? तो याद रखिएगा 46 का आपका हो जाएगा ए मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया। 47 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1885 में। ठीक है, कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और इसकी स्थापना एलन ऑक्टेवियम ह्यूम यानी कि ए.ओ. ह्यूम ने किया था। इसकी प्रथम अध्यक्षता मुंबई में हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। याद रखिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, और प्रथम महिला अध्यक्षता करने वाली तो एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू। चलिए 48 की बात करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ पे हुआ? तो
48 का आपका हो जाएगा कौन सा, बम्बई में, ठीक है, याद रखिए। 49 वाला देखिए, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डॉट डॉट संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हुआ। यानी कि ये समझौता हुआ कहाँ था, तो ये लखनऊ समझौता था, ठीक है, लखनऊ समझौता था। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ये हुआ था, कांग्रेस का 32वां अधिवेशन। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 50 की बात करते हैं। तो 50 में आपसे पूछा गया है, ध्यान देना, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की। 1924 का बेलगांव अधिवेशन। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 51, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डॉट डॉट चरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो याद रखिए 51 का सी, भारतीय राष्ट्रवाद को पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की। अभी आपने ऊपर पढ़ा बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। चलिए आगे बात करिए, 1887 का मद्रास अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 53, आपसे पूछा गया है, बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, ब्रिटिश वायसराय डॉट डॉट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो 53 का आपका हो जाएगा बी, आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 54, आपसे पूछा गया है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। तो भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड कर्जन थे और इन्हीं के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक है, पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल। चलिए आगे बात करते हैं, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की। तो 16 अक्टूबर 1905, ठीक है, 55 का आपका हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 आपका सही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे आपका नहीं होगा, ये 55 का आपका हो जाएगा बी वाला। 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया एवं 16 अक्टूबर 1905 को ये विभाजन कर दिया गया था। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कि कब किया गया था, ये पूछ रहा है कि निर्णय कब लिया गया, डिसीजन कब लिया गया विभाजन करने का। तो 19 जुलाई 1905 और कब किया गया था विभाजन, तो 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था, याद रखिएगा। चलिए 56 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 57, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, ठीक है, को आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन कहा जाता है, सी स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। 7 अगस्त 1905, ठीक है, क्या 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। इस आंदोलन में विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया था। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 58 की, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था। तो कौन सा नहीं था, 58 का आपका हो जाएगा डी, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। चलिए प्रश्न संख्या बात करते हैं, यहाँ पे 59 की बात करते हैं। तो भाई 59 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो क्रांतिकारी नेता कौन नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, महात्मा गांधी के कौन थे, राजनीतिक गुरु थे।
वह क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जबकि अन्य सभी यहाँ पे देखना क्रांतिकारी नेता थे। चलिए 60 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 60 आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो कहाँ पे? तो आपका 60 का हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 60 का हो जाएगा बी, अल्फ्रेड नोबेल पार्क। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद सुखदेव एवं अन्य साथियों के साथ योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने पिस्तौल निकाल कर गोलियां चलाना शुरू कर दी और सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक गोली बची तो उन्होंने प्राण ले लिया। ठीक है, प्रण ले लिया कि वो जीवित रहते हुए पुलिस के हाथों नहीं आएंगे, और बची गोली स्वयं पर दाग कर आत्म बलिदान कर लिया उन्होंने। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में, ठीक है, उनका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। तो भाई 60 का आपका हो जाएगा बी, आपका सही हो जाएगा। 61 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? तो 61 का आपका हो जाएगा बी, भगवती चरण बोहरा के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। 62 आपसे पूछा गया है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो 60 का आपका हो जाएगा ए, वी.डी. सावरकर। सन 1904 में क्रांतिकारियों विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वी.डी. सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने गोपनीय समिति, ठीक है, के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया था। 62 का आपका हो जाएगा ए। 63 की बात करते हैं, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। ठीक है, ए आपका सही हो जाएगा। 64 वाला देखिए, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी को जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? तो 64 का आपका हो जाएगा ए, जतिन दास। ठीक है, याद रखिएगा 13 सितंबर 1929। जतिन दास HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी थे। उन पर भी लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा संयुक्त रूप से चल रहा था। चलिए 64 का आपका हो जाएगा ए वाला, आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 की बात करते हैं हम लोग। 65 में आपसे पूछा गया है, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे गोली मारने के प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? उनका नाम क्या था? तो 65 का आपका हो जाएगा बी वाला, किंग्स फोर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 66, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने किया? तो 66 का आपका हो जाएगा सी, वी.डी. सावरकर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 67 की। तो 67 में देखना आपसे पूछा गया है कि भाई मिलान करना है, राम प्रसाद बिस्मिल कौन से षड्यंत्र से जुड़े हैं? तो 67 का देखना, अगर यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पे चलिए राम प्रसाद बिस्मिल की अगर बात करते हैं और यहाँ पे जो दिया गया है राम प्रसाद बिस्मिल, तो यहाँ पे देखना 67 का आपका कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या 67। चलो यहाँ पे एक एक मिलाते हैं। जो आपका काकोरी कांड दिया है, ठीक है, दूसरा वाला काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को। अलीपुर षड्यंत्र की अगर बात करते हैं तो ये कब हुआ? तो 18 मई 1908 को। और याद रखिएगा जो आपका है
23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे गया, क्योंकि भाई 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटू केशवर दत्त ने केंद्रीय सभा में बम फेंका। तो भाई अगर हम लोग 67 का करेंगे तो 67 का चलिए मिलाते हैं। आपका कौन सा हो जाएगा? पहले का 2, राम प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े थे? काकोरी कांड षड्यंत्र थे। ठीक है, किससे जुड़े थे? काकोरी कांड षड्यंत्र थे। तो पहले का हो जाएगा 2। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे का आपका हो जाएगा कौन सा? थर्ड वाला। ठीक है, दूसरे का कौन सा होगा? तीसरा वाला। सूर्यसेन किससे जुड़े थे? चटगांव शस्त्रागार छापा से। तीसरे की बात करते हैं, ये अरविंद घोष हो तो अलीपुर बम मामला से। भगत सिंह की बात करते हैं तो भगत सिंह किसके जुड़े थे? तो लाहौर षड्यंत्र मामला से। ठीक है, तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 67, यानी कि हो जाएगा आपको कौन सा? 2 3 4 1। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 2 3 4 1, यानी कि आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 68 में आपसे पूछा गया है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो भाई गदर क्रांति होने का जो सबसे प्रमुख कारण था तो आपका हो जाएगा 68 का सी। ठीक है, कोमागाता की घटना। ठीक है, याद रखिएगा। कोमागाता जापानी जहाज को बाबा गुरुदयाल सिंह ने किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बलबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जो आयोग है, ठीक है, आयोग ने उत्तर क्या माना? आयोग ने उत्तर ए माना। ठीक है, आयोग ने उत्तर क्या माना है? ए माना है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला आपका सही होगा। चलिए 69 आपका क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है? चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो 69 का आपका हो जाएगा इलाहाबाद में। 27 जनवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 70 की बात करते हैं। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो भाई इनकी बात करते हैं तो राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। 71 देखना, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर यानी कि बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता है? तो गुप्त समाज को क्या कहा गया? तो याद रखिए 71 का हो जाएगा बी, मित्र मेला। यानी कि मित्र मेला की शुरुआत बीडी सावरकर ने ही किया था। आगे बात करते हैं 72। खुदीराम बोस को ब्रिटिश सरकार न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डॉट डॉट की हत्या के प्रयासों के लिए फांसी दिया गया। कब? ध्यान देना, तो इनको 1905 में। ठीक है, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके लिए विरोधों पर उतरे सड़कों पर लोग। ध्यान देना, लॉर्ड किंग्सफोर्ड की हत्या के चलते खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। और सबसे कम उम्र पे जो चढ़े थे फांसी वो कौन थे? खुदीराम बोस ही थे। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 73। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टगांव शस्त्रागार छापे की घटना, यानी कि चट्टगांव कहीं कहीं चिट्टगांव भी मिलता है। शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व डॉट डॉट ने किया, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। कौन थे? तो याद रखिए 73 का आपका हो जाएगा बी, गणेश घोष। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था? नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 74 आपसे पूछा गया, महात्मा गांधी ने किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा है? महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो 74 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है? सी वाला देखना, आपका क्या दिया है? हाँ, लुइस फिशर। ठीक है, कौन था वो? लुइस फिशर था।
75 की बात करते हैं तो महात्मा गांधी के निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, किसे माना? गोपाल कृष्ण गोखले को। 76 में देखना, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष? तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है। 77 में देखना, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्जबर्ग, ठीक है, क्या लिखा है? पीटर मरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डब्बे से सामान रहित बाजार फेंक दिया गया, सामान सहित बाहर फेंक दिया गया, किस वर्ष? तो 77 का आपका हो जाएगा डी, 1893 में। और इसी में ही क्या किया गया? महात्मा गांधी को बाहर फेंक दिया गया। चलिए, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों को सभापतित्व किया गया? 78 का आपका हो जाएगा सी, केवल एक, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 79 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? व्यवसाय। ठीक है। आगे देखना, 80 में आपसे पूछा गया 1917 का डाट डाट सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, तो कौन सा? 80 का आपका हो जाएगा डी, चंपारण। ठीक है, बिहार में पड़ेगा आपका चंपारण। ये इन्होंने शुरुआत किया था कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो 81 में इन्होंने क्या पूछा? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कितने में किया? तो 81 का हो जाएगा सी, फरवरी 1919 में किया था। आगे देखना, 82 में महात्मा गांधी ने डाट डाट अर्थव्यवस्था की वकालत की, 82 का आपका हो जाएगा सी, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की। चलिए, 83 में आपसे पूछा गया महात्मा गांधी के लिए डाट डाट भारतीय मानवता की एकता इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है, तो इन्होंने ध्यान देना खादी, क्या भरा जाएगा यहाँ पे? खादी। 84 में देखना, आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 में आपसे पूछा गया है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक ध्यान देना, 85 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी की ये पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है। चलिए, आगे देखना, 86 में आपसे क्या पूछा गया है भाई? 86 में आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इसमें से क्या शर्तों में नहीं है? तो 86 का देखना, जो 4 प्रमुख शर्तें थी वो क्या था इनका? इनमें जाति पाति का भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए, यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, आदर्श गांव में धर्मशाला एवं डिस्पेंसरी होना चाहिए, आदर्श गांव में साफ सफाई एवं स्वच्छता तथा शौचालय का प्रबंध होना चाहिए। तो ये उनका आदर्श गांव का शर्त था। परंतु बी वाला, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाना चाहिए, नहीं था। ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं 87। तो 87 में इन्होंने क्या पूछा? ध्यान देना, महात्मा गांधी भाप से चलने के वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डाट डाट पहुंचे, कहाँ पे पहुंचे? तो सी, डरबन में। ठीक है। 1893 में भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे महात्मा गांधी, वह दक्षिण अफ्रीकी भारतीय समुदाय के नेता बने। दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक आंदोलन में उनकी भागीदारी भी रही थी। चलिए, 88 की बात करते हैं। गांधी जी ने जून 1904 में
डरबन के बाहर डॉट डॉट बस्ती नामक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना की। तो किसकी स्थापना किया? 88 का हो जाएगा डी, फोनिक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? 88 का डी, फोनिक्स। 89 की बात करते हैं, 89। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो बिहार में पड़ेगा आपका चंपारण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे क्या हुआ था, किसानों के लिए जो 3 कठिया प्रणाली थी, ठीक है, नील की खेती, इसके विरोध में स्टार्ट किया गया। चलिए, 90 आपसे पूछा गया, गांधी जी का नमक सत्या आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? तो 90 का आपका हो जाएगा बी, 12 मार्च 1930। ठीक है, और कहाँ से? याद रखना, साबरमती। 91 आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो के एक संदर्भ प्रशासित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता कहा और उनसे आशीर्वाद मांगे। 92 में देखना क्या पूछा गया, अमृतसर में जालियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। यहाँ पे क्या हुआ, जनरल ओ डायर के कहने पर, ठीक है, ओ डायर के कहने पर आर डायर ने क्या किया, लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी थी। ठीक है, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। 92 के बात करते हैं, 93 क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो भाई ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। तो 93 का ए आपका हो जाएगा। और ये कब हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 94 में देखना, निम्न में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1919। 95 की बात करते हैं, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो 95 का आपका होगा बी, 1920। 1 अगस्त 1920, इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो 96 का आपका होगा ए, फरवरी 1922 में। आगे देखना, चौरी चौरा कांड भारत के किस राज्य में है? ठीक है, सॉरी, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? तो 97 का आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसी से जुड़ा है चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। ठीक है, आगे देखना, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, उनको किस जिले में घटी थी? चौरी चौरा। तो याद रखना, 99 का आपका हो जाएगा सी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। 100 आपसे पूछा गया, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? तो 100 का आपका क्या हो जाएगा, सी वाला, लाला लाजपत राय। ठीक है, इनकी लाठियों से मार मार कर हत्या कर दी गई थी। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध, डी वाला आपका सही हो जाएगा। 102 की बात करते हैं, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच सीमा रेखा जिसे ब्रिटिश सरकार औपनिवेशिक प्रशासनिक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में डॉट डॉट संधि पत्र में प्रस्तावित किया। कौन से संधि पत्र में? तो 102 का आपका हो जाएगा शिमला। ठीक है, चलिए 102 के बाद हम लोग बात करते हैं 103। प्रश्न संख्या 103 में आपसे पूछा गया, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी?
तो क्लीमेंट एटली के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 30 जून 1948 ईस्वी तक भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। अगला देखना 104 आपसे पूछा गया, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच क्या है? रेड क्लिफ रेखा है और इनका नाम ही है क्या? सिरिल रेड क्लिफ। 105 आपसे पूछा गया, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का अग्रदूत था? तो किस संगठन का? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज के। 106 देखना आपसे पूछा गया, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? किसके नेतृत्व में? तो सुभाष चंद्र बोस के। 107 में देखना, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो दिया गया है, क्या दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस, तो इनको नेताजी कहा जाता है। अगर यहाँ पे महात्मा गांधी की बात करें तो इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम से भी, कायदे आजम नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए 108 की बात करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन कब किया? तो अक्टूबर 1943 में, ठीक है, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। 109 आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष आया? तो याद रखिएगा 1909 में, ठीक है। आगे देखना 109 का ए आपका हो जाएगा। 110 में आपसे पूछा गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 111 आपसे पूछा गया, किसने बंगाल में अस्थाई उपनिवेश की शुरुआत की? तो किसने किया था? 111 का हो जाएगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 112 आपसे पूछा गया है, सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए कुछ प्रश्न और हैं, जैसे यहाँ पे देखना 113। तो भाई आपसे 113 क्या पूछा गया है, जनवरी 1858 में कैनिंग द्वारा डाट डाट तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया गया। तो 13 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी, इलाहाबाद, ठीक है। 114 की बात करते हैं, 114 भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो भाई यहाँ पे 114 का देखिए, यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपिन। 1880 से 1884 जो इनका टाइम काल है, लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल को ही क्या कहा जाता है? पंचायती राज का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। 115 की बात करते हैं, तो आपका क्या 115 में ध्यान देना, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति या हड़प नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा शहर हुआ था? तो 115 का होगा बी, सतारा, ठीक है, याद रखिएगा सतारा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 116 की, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? तो 1856 में, ठीक है। चलिए 117 की बात करते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ था? तो किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि अस्थाई बंदोबस्त के जनक भी माने जाते हैं, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे आपकी जो हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट की मैराथन थी
जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारा कवर किया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन का, तो आप भाई डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें।